पहला टी20 इंटरनेशनल इंडिया जीत गई, और इंडिया सिर्फ जीती नहीं है, इंडिया कमांडिंग तरीके से जीती है 97 रन से पहले टी20 इंटरनेशनल में, वो भी उस ग्राउंड पर जहां अच्छा खासा विंड ब्लो करता है। बट इंडिया ने विंड को काउंटर नहीं किया, इंडिया ने इंग्लैंड को काउंटर कर लिया है। विंड के साथ साथ इंग्लैंड को भी ब्लो अवे कर दिया पहले टी20 इंटरनेशनल में। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स में। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि जिस तरीके से इंडियन टीम खेली, देखिए बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं जब हम जीतते हैं, इंडियन टीम जीतती है, और बहुत सारी ऑपोजिशन की तरफ से भी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत कम अच्छी हुई होती है, या एक एरियाज होते हैं जो देखने के लिए। लेकिन क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छे तरीके से जीती है और हमारी टीम बहुत बढ़िया खेली है, तो पहले हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे, पहले इंडियन टीम की तारीफ करेंगे। और जहां तारीफ शुरू होगी ना, वहां स्मृति मांदना की तारीफ शुरू होगी। कप्तानी करने का अवसर मिला उनको टी20 में, क्योंकि हरमनप्रीत को चोट लग गई है, सो शी वॉज नॉट अवेलेबल फॉर दिस गेम। आगे होंगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन स्मृति मांदना ने कहा कोई बात नहीं, आज मैं कप्तान हूँ, आज मैं शतक लगा के ही जाऊंगी। ये सोचकर वो आई एम श्योर मैच में नहीं आई होंगी, लेकिन ये कहीं बैक ऑफ द माइंड ज़रूर था। और उन्होंने पोस्ट मैच में कहा भी कि मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं टी20 के अंदर मेरा शतक लगे। और इंग्लैंड में जानती हूँ, पर्सनली भी जानती हूँ कि इंग्लैंड के अंदर शतक लगाने का एक हाई बहुत अलग होता है, एंड ख़ास तौर पर तब जब कंडीशंस को आप काउंटर कर रहे हो। विंड का फैक्टर, स्विंग का फैक्टर, एक्सपीरियंस है स्मृति को, लेकिन फिर भी जाके गेम अपने तरीके से खेलना, मैच अपने तरीके से चलाना, एंड देन इवेंचुअली जो रिजल्ट है वो मैच का आपके फेवर में आना। एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट परफेक्टली फॉर अ प्लेयर, फॉर अ कैप्टन, एंड फॉर द कंट्री एंड फॉर द नेशन एज वेल। साझेदारी स्मृति और शिफाली की अच्छी थी, मैं समझती हूँ। पावर प्ले में 47 के आसपास कुछ रन बनाए थे उन्होंने, ओके। साझेदारी अच्छी थी, 70+ की पार्टनरशिप थी। लेकिन उसके पार्टनरशिप से बेटर पार्टनरशिप, जो मैं कहूँगी ज़्यादा इम्पैक्टफुल पार्टनरशिप थी, वो थी हरलीन दियोल और स्मृति मांदना की। ऑफकोर्स हरलीन दियोल इस मैच में इसलिए आई थी क्योंकि हरमनप्रीत कौर इंजर्ड थी, तो उनकी जगह नंबर 3 खेली। लेकिन जिस स्टाइल में हरलीन ने बैटिंग करी ना, आई थिंक इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और वो जो शॉट्स है ना, वो जब शतक लगाया ना हाल ही के अंदर एक प्रैक्टिस मैच में, कॉन्फिडेंस वहाँ से था। कॉन्फिडेंस वो भी था अपनी एबिलिटी में, क्योंकि शी इज़ बीन अराउंड द सर्किट फॉर अ वाइल। 2020 का टी20 वर्ल्ड कप भी टीम में शामिल थी। लेकिन 6-7 साल में ना, वो जो एक प्लेयर की थोड़ी थोड़ी मैच्योरिटी का एक लेवल आने लगता है ना, या मैच्योरिटी से पहले एक ऐसा लेवल आता है जहां आपको लगता है कि नाउ एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर फॉर यू एज अ प्लेयर, वो हरलीन का स्टेज है इस समय। एवरीथिंग इज कमिंग, जो उनका हार्डवर्क है, जो उनका फिटनेस है, जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, जो उनका इम्पैक्ट क्रिएट करने का तरीका है, फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस फॉर हर नाउ, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल फेज टू बी इन एज अ प्लेयर। जो नॉक हरलीन ने खेला, जो पार्टनरशिप हरलीन ने सेट करी विद स्मृति मांदना, फेयर टू से कि उस पार्टनरशिप में शी वॉज नॉट द लेस डोमिनेंट। स्मृति मांदना डोमिनेंट थी और पूरे मैच में रही है, लेकिन उस पार्टनरशिप में ना हरलीन ने पूरी टक्कर दिया। वो कहते हैं ना, ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस में सिर्फ एक लीड स्टार नहीं था, यहाँ दोनों थे, लीड स्टार एंड को स्टार, दोनों बराबर की टक्कर दे रहे थे। एंड दैट एक्चुअली टुक द गेम टू अ न्यू लेवल। जो प्रोबेबली जो 50-60 रन जो हमेशा सोचते हैं ना कि इंडियन टीम वो कैसे बना पाएगी, वो वहाँ से बना पाई, जो आज हरलीन और स्मृति मांदना ने साझेदारी बनाई। इन दी एंड मुझे लगता है कि थोड़ा और, क्योंकि मैं ग्रीडी नहीं हो रही हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़े से रन और बढ़ने चाहिए थे, एंड इनफैक्ट बनने भी चाहिए थे। जिस तरीके के लास्ट के 3 ओवर भारतीय टीम खेली, और लास्ट 2 ओवर्स में तो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन भी, एक फील्डर, एक्स्ट्रा फील्डर जो एक था वो अंदर सर्कल के रखना पड़ा था। दैट मीन्स दे ओनली हैड 3 फील्डर्स आउटसाइड पेट्रोलिंग द बाउंड्री एज एन इंग्लैंड टीम। तो वो फ़ायदा उठाना चाहिए था, जो हमारी टीम ने फ़ायदा नहीं उठाया, विकेट्स गिर गई। सो दैट इज़ अनदर एरिया जो इन फ्यूचर मैचेस कहीं ना कहीं जाके टाइटन अप करने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ नज़र डालेंगे तो मैं ये सोच रही हूँ कि इंग्लैंड कर क्या रहा था, क्या बॉलिंग कर रहे थे, किस लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे। कप्तान बेचारा फील्ड सेट कर रहा था, अलग लाइन पे एज अ बॉलर आप अलग लाइन पे बॉलिंग डाल रहे थे। बैटर्स तो अच्छा खेल ही रहे थे, लेकिन आपने उनको अच्छा खेलने दिया। मतलब मैंने कभी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी इंग्लैंड की। और फील्डिंग तो माशाल्लाह थी, मतलब ऐसे कैसे नहीं पता चलता कि ऊपर से बॉल आ रही है। एलिस कैप्सी को कोई आइडिया नहीं था। स्मृति ने एक मिस टाइम किया था शॉट, उनके सिर के ऊपर से आके बॉल लगती, लेकिन उनको यही नहीं पता, मतलब आपको आइडिया ही नहीं था कि बॉल जब बैटर के बल्ले से लगी है तो वो कितनी ट्रेजेक्ट्री पे गई है, कितना ऊपर गई है, कितना हवा से रुकेगी। वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि फील्डिंग ऐसी है नहीं इंग्लैंड की और ना ही ऐसे फील्डर्स है। लेकिन
मुझे वही दिखा जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप में फील्डिंग थी ना इंग्लैंड की 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, बिल्कुल ऑर्डिनरी, वो वैसी फील्डिंग दिख रही थी। मैं एक और चीज़ से सरप्राइज थी कि सोफी एक्लस्टन को अवसर मिल गया अहेड ऑफ चार्ली डीन। अब अगर चार्ली डीन फिट है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, और अगर चार्ली डीन फिट नहीं है तो भी मैं सरप्राइज हूँ कि सोफी एक्लस्टन को बाकी खिलाड़ियों से पहले कैसे अवसर मिल गया, क्योंकि ये तो भी कुछ समय पहले तक कह रही थी ना कि मैं ब्रेक पे हूँ, और मैंने तुरंत वहाँ से इनको ब्रेक से वापस आते हुए एक हेडलाइन आई और फिर ये सीधा टीम के अंदर आई है। तो सरप्राइजिंग है मुझे कि शार्लेट एडवर्ड्स लेड टीम, यस शी इज़ अ मैच विनर, उनको जल्दी अवसर देना चाहती है, लेकिन मैं थोड़ा सरप्राइज थी कि सोफी एक्लस्टन को मौका मिल गया यहाँ पर अहेड ऑफ चार्ली डीन। इंग्लैंड की बैटिंग हमेशा ही सर्वाइव करती है या सराउंड करती है बैटिंग ऑफ नैट सेवरब्रंट को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टैमी बाउमाउंट, सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी ये प्लेयर अच्छे नहीं है, डैनी वाइट हॉज। मैं समझती हूँ कि बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी इंडियन टीम ने, लेकिन वो जो 200 प्लस का टारगेट बोर्ड पे था ना, उसका दबाव थोड़ा ज़्यादा आ गया इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर पे, और शुरू में ही अगर आपकी 2 विकेटें निकल जाएं तो जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि डैनी वाइट का रन बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। ऊपर से सोफिया डंकली अच्छे फॉर्म में है, उनका फॉर्म फ़ायदेमंद नहीं रहा, फिर नैट सेवरब्रंट अकेले कितना ही काम कर जाती, और एमी जोन्स भी मुझे लगा ऑर्डिनरी शॉट से आउट हो गई। सो बॉलिंग बिल्कुल नहीं चली, जहाँ से उनको थोड़ा सा लॉस हुआ इंग्लैंड को, और बैटिंग ने रही सही कसर पूरी कर दी इंग्लैंड की। इन सब के बीच में जो इंडियन बॉलिंग लाइनअप था ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहा एन चरनी, और मुझे लगता था कि उनको खिलाना चाहिए, उनको विकेटें मिली, सो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस, लेकिन उन्होंने किस तरीके से विकेट ली ना, वो अच्छा था कि उन्होंने स्टंप्स की लाइन में अटैक किया, हल्की सी फ्लाइट भी दी, थोड़ी फुलर लेंथ भी डाली, थोड़ी तेज़ डाली, थोड़ी स्लो डाली। सो वो वेरिएशंस देख के मुझे लगा दैट वो अच्छी है और अच्छी हो सकती है और बेटर हो सकती है। नई गेंद अमनजोत कौर को मिली, वेरी गुड, सामने से अरुण दत्ती रेड्डी को नहीं मिली, फिर दीप्ति शर्मा को मिली, और अरुण दत्ती रेड्डी ने शायद सिर्फ 2 ओवर ही डाले। अगेन मुझे लगता है कि रिलायंस इस समय है सीरीज़ जीतने पे स्पिनर्स के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी, और आई एम श्योर नेट में क्रांति गाउड को बहुत सारी बॉलिंग कराई जाएगी, नेट में राधा यादव को बहुत सारी बॉलिंग कराई जाएगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने ग्रूव में आएँ, क्योंकि कहीं ना वो वीक लिंक जो है हमारा बॉलिंग अभी भी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर हरमनप्रीत कौर फिट हो जाती हैं सेकेंड T20 इंटरनेशनल से पहले या उस मैच को खेलने के लिए, तो इस बैटिंग ऑर्डर के अंदर या इस प्लेइंग 11 में हरमनप्रीत जब आएंगी तो बाहर कौन जाएगा? देखिए सिंपल है, कोई बॉलर तो कम हो नहीं सकता, 6 बॉलरों के साथ तो हम खेल रहे हैं, अमनजोत, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा तो है, और बाकी हमारे जो सीमरर्स हैं। तो अब जो ऊपर की बैटिंग है, शफाली, स्मृति, जेमी और हरलीन या हरमनप्रीत, खुश रिचा घोष तो विकेट कीपर है, तो ऊपर से मिस कौन करेगा? कोई एक तो बाहर जाएगा ना। हरलीन अंदर आई थी और हरलीन का इम्पैक्ट हमने देख लिया किस तरीके से रहा था, तो जब हरमनप्रीत वापस नंबर 3 पे या 4 पर आएंगी खेलने के लिए, तो बाहर कौन जाएगा? सवाल अच्छा है ना, आप आंसर दीजिए, और अगर कई आंसर मुझे बहुत अच्छे लगे ना, तो मैच के पहले एक क्विक रिस्पॉन्स करके दूंगी मैं आपको, आप बताइए तो सही आपके हिसाब से क्या हो सकता है, वरना मैच के बाद देख ही लेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।